Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we're gonna discuss about the most important issues of the day. पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एडिटोरियल है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल 2017 के बारे में हम बात करेंगे. अब इसी से रिलेटेड राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके अंडर ये जो गाइडलाइंस आई थी इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. देन पॉलिटी में हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर को लेके अभी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. देन भारतीय न्याय संहिता को लेके राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसने कुछ एक इशू रेज किया है कि भाई सेक्शन 152 जो है इसको लेके कुछ प्रॉब्लम है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. देन साइंस एंड टेक में जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे. एंड इन्वायरमेंट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉस एंजलिस, जो अभी यहां पर आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर देखने को मिल रहा है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंडिया में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था आपका 2016 में. इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम प्रोटेक्ट कर सके डिग्निटी एंड कहीं ना कहीं इक्वालिटी को प्रमोट कर सके सभी दिव्यांगजन्स के लिए. तो यहां पर हमने इक्वालिटी, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव से इस एक्ट को इनेक्ट किया. देन हमने इंडिया के अंदर कुछ जो पहले डिजीज इसमें हम ऐड नहीं करते थे, हमने उसको भी यानी बहुत सारी डिसेबिलिटी को यहां पर रिकॉग्नाइज किया ताकि एक ब्रॉड कवरेज हम दे सके. अब इसके साथ साथ इनको एम्पावर करने के लिए एजुकेशन में रिजर्वेशन एंड इवन जॉब्स में रिजर्वेशन दी 5 and 4% रिस्पेक्टिवली. देन फ्री एजुकेशन एक्सेस प्रोवाइड किया जो बच्चे बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं 6 से 18 ईयर की एज में. एंड मोर ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों बिल्डिंग्स में एक्सेस के बारे में हमने बात की. अब इस केस में हमने 2 अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया. इन केस कोई इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो नेशनल लेवल पे दैट विल बी ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी एंड स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे आपका ऑपरेट करेगा. अब कोई अगर इन गाइडलाइंस को वायलेट करता है तो इन केस तो इनको पेनल्टीज भी इंपोज की गई. अब इसके बाद ये एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा था. हम लेके आए एक रूल 2017 में. अब इस रूल के थ्रू हम एक्सेसिबिलिटी को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे थे दिव्यांगजन्स के लिए. बट इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ये जो रूल्स थे ये वॉलंटरी नेचर के थे, मैंडेटरी नहीं थे, जिसकी वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसको स्ट्रक डाउन कर दिया. अब देखो, यहां पर आपको समझना होगा कि एक्सेसिबिलिटी क्या होती है. अब एक्सेसिबिलिटी सिर्फ फिजिकल बैरियर को दूर करना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप एक बिल्डिंग देखते हैं, जनरली जितनी भी बिल्डिंग्स होती है उसमें स्टेयरकेस होता है. दिव्यांगजन्स के पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो कोई एक्सेसिबिलिटी मेजर्स नहीं लिए जाते, वो फिजिकल बैरियर के केस में आता है. अब यहां पर फिजिकल बैरियर के साथ साथ आपने इंश्योर करना है कि भाई एटीट्यूडनल बैरियर को भी आप खत्म करें एंड इवन आप डिजिटल बैरियर को भी खत्म करें. अब डिजिटल बैरियर को खत्म करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आज की डेट में हम ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के कारण अब गवर्नमेंट ई गवर्नेंस की तरफ जा रही है. तो यहां पर इनको एक्सेसिबिलिटी अश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब दूसरी तरफ अगर हम एटीट्यूड की बात करें, देखिए प्राइवेट स्फीयर में एटीट्यूड को चेंज करने के लिए एक आप ये कह सकते हैं कि लोगों का जो स्टीरियोटाइपिंग है या जो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं उस चीज को रोकने के लिए आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर फोकस करना होगा. तो विद दैट ऑब्जेक्टिव हमने वैसे ये एक्ट को डिजाइन किया था 2016 में. एंड इवन इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी का, आपने इसको भी इंश्योर किया. अब यहां पर आप देखिए कि जो एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी में आपको रीजनेबल अकोमोडेशन को भी एडजस्ट करना होगा. मींस इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि भी देखो आपको वो नेसेसरी मेजर्स भी लेके आने जरूरी हैं जिससे
आप यूनिवर्सल एक्सेस को प्रमोट कर सके। इसमें मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन भी है जो किसी पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करने में फेल कर रहा है, तो आपको एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन करके इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है ताकि आप उसको भी एक्सेस प्रोवाइड कर सके। तो यहां पर आप एक्सेसिबिलिटी में प्रोएक्टिवनेस लेके आइए, आप सिस्टमैटिक डिजाइन को कहीं ना कहीं इनकलकेट कीजिए और रीजनेबल अकोमोडेशन में आप प्रमोट कीजिए। लाइक आप यहां पर देखो दो चीजें, जो रीजनेबल जो एक्सेसिबिलिटी है उसमें हम कहते हैं रिएक्टिव मेजर्स, कि भाई पहले प्रोएक्टिव में तो क्या हो रहा है कि भाई आप जब देख रहे हैं कि भाई ये बिल्डिंग मैंने तैयार की, इसमें मैंने रैंप वगैरह या लिफ्ट वगैरह का सिस्टम प्रोविजंस बनाने हैं बिकॉज इससे एक्सेस लोगों को अच्छा मिल पाएगा। बट उसके बाद मुझे पता लगा बिल्डिंग बनाने के बाद कि भाई कुछ पर्सन है अभी भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अब यहां पर वो जो रिएक्टिव मेजर्स आपको देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे व्हील चेयर का एक्सेस हो सकता है या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये रीजनेबल अकोमोडेशन के प्रिंसिपल के अंडर आते हैं जो कि यूनिवर्सल एक्सेस को आपके प्रमोट करते हैं। अब एक्सेसिबिलिटी आपको समझ में आई। अब इसके बाद हम इस पूरे मुद्दे को समझते हैं कि इस मुद्दे में हो क्या रहा है। देखो, एक तो मिनिस्ट्रीज हमारे पास बहुत सारी हैं, इन हर एक मिनिस्ट्रीज की अपनी एक पॉलिसी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, उनकी अलग पॉलिसी होगी, हाउसिंग की अलग पॉलिसी होगी जिससे वो दिव्यांगजन को एक्सेस कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर सके। बट अब यहां पर इतनी मल्टीप्लिसिटी होने की वजह से आप देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर यह वॉलंटरी नेचर होने के कारण जो गवर्नमेंट है उसको इंप्लीमेंट करने में कई जगह पर तो इफेक्टिव थी, कई जगह पर इफेक्टिव नहीं थी, तो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। तो यहां पर हमने क्या कहा कि भाई हम इन जो वॉलंटरी प्रोविजंस है इनको हटा के हम कुछ स्टैंडर्ड्स जो मैंडेटरी होंगे उनको लेके आएंगे। इस वजह से रूल 15 को यहां पर स्क्रैप कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसका इंपैक्ट ये है कि भाई ये जो स्टैंडर्ड्स वगैरह के लिए बेस का काम करते थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के लिए या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, गाइडलाइंस क्या थी, एक कहीं ना कहीं बेस का काम करती थी। अब ये गाइडलाइंस स्ट्रक डाउन करने के बाद यहां पर 3 महीने का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इंश्योर करो कि एक्सेसिबिलिटी के लिए आप क्या बेटर गाइडलाइंस लेके आ सकते हो। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। मल्टीपल मिनिस्ट्री आ रही थी तो वो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। एंड इवन इंप्लीमेंट करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उस प्रॉब्लम को रिड्रेसल करने में भी बहुत ज्यादा डिले देखने को मिलता था, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। एंड ओवरऑल यहां पर आपको इन लॉज को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत थी। तो यहां इन बेसिस पे अब हम बात करते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है जिससे हम इफेक्टिव एक गाइडलाइंस यहां पर या रूल्स हम यहां पे डेवलप कर सकें। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं हमें उनसे बात करनी होगी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा, तभी हम उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे। दूसरी चीज यहां पर आती है कि भाई पब्लिक अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। एटीट्यूड को चेंज करना है तो उसके लिए आपको लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। देन इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है हमें यहां पर यह कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका रेगुलर ऑडिट हो और प्रॉपर अथॉरिटीज इसको इंप्लीमेंट करे। इस चीज को हमें इंश्योर करने के लिए उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। In addition to this, we have to focus upon principle based upon the guidelines through which we can implement these things streamlined way में। तो with that, I will conclude this article. Now let's come to the next article, जहां पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई SC/ST कम्युनिटी में आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आओ। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, आप इंडिया में देखेंगे तो हमने वर्टिकल रिजर्वेशन के ऊपर फोकस किया, जहां पर जैसे ओबीसी, SC, ST इन सभी को रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई। बट अब मान लीजिए SC कम्युनिटी है, इसमें वेरियस आपके सब कास्ट आती होंगी। अब एक कास्ट तो रिजर्वेशन का फायदा बहुत अच्छे से उठा पा रही है, अब कुछ कास्ट हैं जो पिछड़ी रह गई हैं।
तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि भाई आप वर्टिकल डिवीजन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिवीजन के ऊपर भी फोकस करो, ताकि जो पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सके, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कास्ट ही इसका फायदा ना उठाए। तो विद दैट कॉन्सेप्ट क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, जहां पर एक आप कह सकते हो कि इनकम एक फैक्टर हो सकता है जिसके बेसिस पे हम क्रीमी लेयर को डिफाइन करें और उसके बेसिस पे यहां पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करें। अब देखिए यहां पर आप समझिए कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में यह बात करता है कि सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो एडवांस मेंबर हैं बैकवर्ड क्लास में, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। अब इसका इंदिरा साहनी केस 1992 का जो केस था उससे डायरेक्ट आप रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो, क्योंकि वहीं से इसका ओरिजिन हुआ था एंड इसका ऑब्जेक्टिव यह था कि रिजर्वेशन का बेनिफिट सभी को बराबर मिलना चाहिए। अब इसमें स्टार्टिंग में तो इनकम थ्रेशोल्ड 1 लाख रखी गई थी, अब 2017 में इसे बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई थी, और ये ओबीसी के लिए अभी तक एप्लीकेबल था, एससी एसटी कम्युनिटी पे ये एप्लीकेबल नहीं था। अब वेरियस कोर्ट की जजमेंट में जो बात की गई है उसको हम समझते हैं। देखिए इंदिरा साहनी जो केस था इसमें 27% ओबीसी रिजर्वेशन को इंटेक्ट किया गया, बट इसमें क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने की बात की गई। बट यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्योंकि वो होमोजीनियस है तो उसको क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट से बाहर रखा गया। देन एम नागराज केस में यहां पर प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की गई थी, बट इसमें भी डाटा कलेक्ट करने की बात की गई थी, बट यहां किसी भी तरह से आप 50% की सीलिंग को ब्रीच नहीं कर सकते हो, इसके बारे में सीधा सीधा कहा गया। देन ईवी चेन्नई केस में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगेन होमोजीनियस ग्रुप होने की वजह से एक बार फिर से सब क्लासिफिकेशन के ऊपर रोक लगाई गई, बट रिसेंटली यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की रूलिंग आई जिसने 2004 के इस केस को ओवरटर्न करते हुए यह कहा कि नहीं, अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप में भी आपको क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा। तो इससे आप इक्विटी को प्रमोट कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप को सपोर्ट प्रोवाइड करने की, जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको सपोर्ट करने की आप बात यहां पर इंश्योर कर पाएंगे। बट यहां सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि इससे रिस्क है फ्रेगमेंटेशन का, जो यूनाइटेड जो फ्रंट देखने को मिलता है वो आपका बहुत ज्यादा डिल्यूट हो सकता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी होगी, डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे वो एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। देन इसके अलावा ये जो सब क्लासिफिकेशन होती है इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा डाटा कलेक्शन का आएगा, एंड इसमें आपको डाटा कलेक्शन के लिए बहुत अच्छे से मेजर्स लेने पड़ेंगे। इन एडिशन टू दिस आपको वेरियस सेक्शन के इंटरेस्ट को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकते हैं, एंड यहां पर आप सोशल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने रहेगी। तो वे फॉरवर्ड में एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्शन की आपको यहां पे जरूरत है। आप फोकस कीजिए डेवलपमेंट के ऊपर, रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट अपने आप रिड्यूस होती जाएगी, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो आप यहां पर इंश्योर कीजिए कि भाई जो सब क्लासिफिकेशन हो रही है वो डाटा जेन्युइन हो, जेन्युइन डाटा के बेस पे होगा तो आप वाकई में इसमें लोगों को हेल्प कर पाएंगे, एंड इसमें जो क्राइटेरिया डिसाइड हो क्रीमी लेयर का वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर हो, सब्जेक्टिविटी के ऊपर नहीं। मतलब एक तरह से क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए बेस्ड अपॉन विच दिस शुड बी आपका डिजाइन किया जाना चाहिए। तो दैट वाज द सेकेंड आर्टिकल। आइए अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 की। देखिए रिसेंटली हुआ क्या कि एक तेजेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में अभी हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने एक वर्डिक्ट दी। इसमें इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा ना हो ये सेक्शन 152 सेडिशन लॉ बन के रह जाए जो सेक्शन 124 क्लॉज ए के अंडर मेंशन किया गया था आईपीसी के। अब इसमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, पहले आप इसकी वर्डिक्ट समझिए, वर्डिंग समझिए। इस सेक्शन में कहा जाता है सेसेशन, आर्म रिबेलियन एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज, encouraging feeling of separatism, threatening the sovereignty, unity and integrity of India. Although इसमें कहीं भी sedition वर्ड यूज नहीं किया गया, बट फिलहाल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टर्म्स यहां पर मेंशन की गई, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये बहुत ज्यादा वेग है।
एंड कई बार इसका मिसयूज हो सकता है। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भी पर्सन को, अगर आप ये कह रहे हो कि ये तो सब्जेक्टिव इशू हो गया ना कि भाई मैं अपने अकॉर्डिंगली मुझे जो सही लग रहा है कि भाई ये यूनिटी और इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, तो आई कैन फाइल एन एफआईआर। तो वो एक प्रॉब्लम होगी, इसको डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरी जो प्रॉब्लम आई यहां पे कि एक वर्ड यूज किया गया नोइंगली, कि भाई जानते बूझते आपने कोई मटेरियल पब्लिश किया जिससे भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को इंपैक्ट हो सकता है, तो उस केस में आपको सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भी देखो नोइंगली तो बहुत एक वेग वर्ड है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर पर्सनल लिबर्टी के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप इवन एनसीआरबी के डाटा को देखेंगे तो उसमें यह बताया जाता है मोर देन 500 केसेस रजिस्टर किए गए थे सेडिशन लॉ के अंडर, और उसमें हार्डली 5 to 10% लोगों को, यानी 12 लोगों को कॉन्विक्ट किया गया। तो ऐसा ही अब्यूज इसके साथ भी हो सकता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के वेरियस जजमेंट्स को हमें बेस बनाते हुए एक क्लियर गाइडलाइंस यहां पर डेवलप करने की जरूरत है। जैसे 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सीधा सीधा कहा था कि अगर कोई पर्सन सिर्फ स्लोगन लगा रहा है, उसका कोई नेक्सस नहीं है किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उस केस में आप इसको सेडिशन के अंदर क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। देन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में आप डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स गवर्नमेंट या स्ट्रॉन्ग वर्ड में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो यह भी सेडिशन के कैटेगरी में नहीं आता। ये एक सिटीजन का हक है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपने प्रमोट कर सके। देन जावेद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस की अगर बात की जाए, तो भैया आप जो बात कर रहे हैं कि भाई कोर्ट का रूल जो है वो ये कहता है कि इसमें जो रीजनेबल स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर के साथ साथ आपको वीक माइंड्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। लास्ट में डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कुछ गाइडलाइंस इशू की थी सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट ने, और यहां पर मिसयूज ऑफ पावर को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, इसको इंश्योर कर सकते हो आप भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 के लिए। अब यहां पर कहा जाता है कि भी देखो आप सबसे पहले तो एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट कीजिए कि जो एक्चुअल जिस स्पीच से कॉन्सिक्वेंसेस हो, आप उसी को इस सेक्शन 152 के अंदर रजिस्टर करने की प्रोबेबिलिटी रखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने भाषण दिया, अब भाषण देने के बाद दंगे भड़क जाते हैं, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है देन। बट इन केस एक पर्सन ने कोई बात रखी, अपना ओपिनियन रखा, एंड वो ओपिनियन सिर्फ उसी तक रह गया, तो उस केस में आपको यहां पे उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस यहां पर यह कहती है कि भाई देखो जो डीके बसु केस में दी गई थी कि जब तक सॉवरेनिटी के ऊपर इंपैक्ट ना हो या इंकरेज ना किया जाए सेपरेटिज्म को, तब तक आप पर्सन को यहां पर अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी इन चीजों को आपको प्रॉपरली डिफाइन करने की जरूरत है। देन यहां पर अगर आप देखें यूएस के एक कोर्ट में अब्राहम वर्सेस जो यूएस केस था, इसमें यह कहा गया कि भी देखो अगर आप किसी पर्सन को फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में आता है। एंड यहां पर आपको जरूरत है इसी चीज को आगे प्रमोट करने की भी। लोगों को फ्री डिबेट्स एंड क्रिटिसिज्म की पावर होनी चाहिए यहां पे। देन लास्ट में यह कहा जाता है कि भी देखो आप जब तक ओपनली डिस्कशन को प्रमोट नहीं करोगे, तो तब तक ओपिनियन एक दूसरे के साथ आप एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, एंड जब तक ओपिनियन बिल्डिंग नहीं होगी मासेस में, तब तक इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपका आज का थर्ड आर्टिकल था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, दैट इज इंडिया रिलीजेस कंपाइलेशन ऑफ 10,000 ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग फ्रॉम 83 पॉपुलेशन। सबसे पहले आपको समझना होगा जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है और कैसे ये होता है। देखिए सबसे पहले आप मान के चलिए कि यहां पर मेरा एक ब्लड सैंपल लिया गया, उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर उसको फ्रेगमेंट किया गया,
और फिर उसकी सीक्वेंसिंग की गई। सीक्वेंसिंग में हम ये देखते हैं जो वेरियस आपके ग्रुप्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जैसे ए, सी, जी, टी, इन ग्रुपिंग कैसे हो रखी है इनकी। अब जब हम इसको करते हैं तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, एग्जैक्ट ऑर्डर हम इसमें डिटरमाइन कर पाते हैं इन 3 बिलियन बेस पेयर्स का। एंड यहां पर हम इससे कहीं ना कहीं जो डाटा निकालते हैं वो बहुत ज्यादा क्रुशियल होता है। क्रुशियल क्यों होता है? बिकॉज मेडिसिन बनाने में, डिजीज को कंट्रोल करने में, एक पॉपुलेशन के अंदर क्या म्यूटेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें हेल्प कर सकता है। इवन एग्रीकल्चर के अंदर आपको चीज़ों को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है, जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बनानी हो उसमें हेल्प कर सकता है। इवन अगर आप देखें तो पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसको आपको स्टडी करने में हेल्प कर सकता है। एंड साथ के साथ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में भी यह आपकी हेल्प करेगा। अब इंडिया ने इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जनवरी 3, 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आपका सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का पार्ट है बेंगलुरु का, और इसके साथ 20 अलग इंस्टीट्यूशन ने ये पूरा आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। एंड इसमें हम ऑब्जेक्टिव ये था कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकें 10,000 लोगों की। और इसमें जो इंडियन पॉपुलेशन जो इतनी बड़ी है उसके मुकाबले में तो ये साइज वैसे बहुत छोटा है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको 1.3 बिलियन लोग देखने को मिलते हैं एंड 4600 के आसपास ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। बट रिलेटिवली ठीक ठाक सैंपल साइज है। विद टाइम हम इसको और ज्यादा ब्रॉड कर सकते हैं, दैट इज देयर। अब इसमें हम मेडिसिन के अंदर कहीं ना कहीं बेटरमेंट ला सकते हैं, और इंडिया स्पेसिफिक डाटा होगा तो इंडिया स्पेसिफिक जो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती हैं आप उन्हें समझ पाओगे। एंड साथ के साथ इससे अभी जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है ऑलमोस्ट आपका लाइक 13 टाइम इंक्रीज कर चुका है, तो इसको और ज्यादा बूस्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है, एक दो प्रॉब्लम बिफोर एंडिंग द टॉपिक, कि इसकी ना कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, तो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। मोर ओवर डाटा प्रिवेसी का एक चैलेंज है, जैसे मेरा डाटा लीक हो गया, अब हेल्थ कवरेज पॉलिसी अगर मैं ले रहा हूं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इसमें आपको एक ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत लिमिटेड कवरेज आपको देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा पॉपुलेशन, सैंपल साइज थोड़ा रिलेटिवली छोटा है, बट ठीक है, बट इसको और ज्यादा ब्रॉड करने की आपको जरूरत है। तो स्केल अप करने की जरूरत है, आपको प्रॉपर एक पॉलिसी फॉर्मेशन करने की जरूरत है ताकि आप डाटा यहां पर ब्रीचिंग को रोक सकें। एंड इवन अगर इसी चीज में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो तो आप और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हो अपनी जो रिसर्च है उसको भी। साथ के साथ पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर आपको फोकस करना होगा। कई बार लोग घबराते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन में पार्ट बनने से, तो यहां पे आपको यही कुछ जानना था इस आर्टिकल में। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में, वाइल्ड फायर इन लॉस एंजलिस। भाई पुष्पा भाऊ पहुंच गए हैं कहां पे? लॉस एंजलिस, और इस वजह से वहां पर लग गई है आग। अब देखिए, जनरली अगर हम बात करें तो विंटर के टाइम पे हवा बहुत ड्राई होती है, जिसकी वजह से पत्ते बहुत ज्यादा सूख जाते हैं। एंड यहां पर रेजिन कंटेंट पत्तों में बहुत ज्यादा मिलने की वजह से ये जो आग है वो अनकंट्रोल हो चुकी है। तो वाइल्ड फायर क्या होती है? जब बुशेस, फॉरेस्ट वगैरह में लार्ज अनकंट्रोल आपका फायर देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, इसे कहा जाता है। अब इसमें ड्राई वेजिटेशन, लीव्स, ट्री, ये फ्यूल का काम करते हैं। हीट आपकी लाइटनिंग से भी आ सकती है, ह्यूमन एक्टिविटी से भी आ सकती है, एंड ऑक्सीजन यहां पर इसको भड़काने का काम करता है। अब अगर बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में हमने ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर देखा था, कनाडा में वाइल्ड फायर देखा था, ब्राजील में देखा था, एंड अब साल के शुरुआत में हमने अमेरिका में भी ये वाइल्ड फायर देखा जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ है। इवन मैंने सुना है कि डी कैप्रियो का भी घर इसमें जल गया है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई देखो, जो वाइल्ड फायर है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वन इज सरफेस, जो जैसे ग्राउंड लेवल पे आपके लीव्स वगैरह, ट्विग्स वगैरह पड़े हुए हैं उसमें आग लगी, वो सरफेस फायर के कैटेगरी में आते हैं। अंडरग्राउंड फायर, जहां पर नीचे नीचे आग फैली हुई है अंडरग्राउंड एरिया में, बीनीथ द सरफेस, उसे ज़ॉम्बी फायर भी कहा जाता है। देन कनोपी या क्राउन फायर, जो ऊपर ट्री के ऊपर ऊपर वाले पार्ट में आपको देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग विंड के साथ और ज्यादा फैलती है ये। और इवन कंट्रोल डेलिब्रेटेड फायर, जो प्रिसाइजली आपने कुछ पर्पस के लिए इंटेंशनली उसको प्रमोट किया था। तो ये कुछ
कैटेगरीज है आपके वाइल्ड फायर की। अब देखो इंडिया में भी वैसे वाइल्ड फायर कॉमन है, आपको नवंबर से लेके जून तक के महीने में देखने को मिलती हैं, बट प्रिडोमिनेंटली मई जून में ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है समर के टाइम पे, जब मॉनसून से पहले पहले। अब ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सब एरिया में आपके बहुत ज्यादा फैली हुई है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और हिमाचल भी प्रिडोमिनेंटली आपको इसकी चपेट में आता हुआ दिखता है। इंडिया में मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, इन एरिया में सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलता है। अब इंडिया ने इसके लिए पॉलिसी डिजाइन की है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर 2018 में इसे डिजाइन किया गया था, और ऐसे ही फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्कीम को भी हमने डिजाइन किया था, ताकि हम यहां पर फॉरेस्ट फायर को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो विद दैट आज की डिस्कशन अपनी खत्म होती है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आई नो आज की डिस्कशन थोड़ी लेंदी होगी, बट टॉपिक्स बहुत ज्यादा थे। आई थॉट कि इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना जरूरी था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।